गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी प्राचीन इतिहास से आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को, यानी कि वैदिक लिटरेचर। ठीक है, वैदिक लिटरेचर तो बहुत सारे हैं, तो उस वैदिक लिटरेचर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वेद। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेद। आज जो हम पढ़ेंगे वेद को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो वेद नाम सुनते ही आपको पता ही होगा कि 4 प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? तो इस 4 वेद में से ऋग्वेद को आज हम लोग कवर अप करेंगे, बाकी 3 वेद प्लस उपवेद। हम तो वेद को पढ़ लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा एग्जाम में उपवेद से भी सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कई काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ यहाँ वेद से इसको देखा गया। तो इसलिए हम लोग वेद और उपवेद को अच्छी तरह से कवर अप करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम अगर क्वेश्चन आए वहाँ से तो हमें परेशानी ना हो। क्योंकि वेद, ये जो वैदिक साहित्य वाला पार्ट हो जाता है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन चुके हैं पहले और आगे भी बनने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए वेद में आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहले वेद को हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, पहला चीज़ तो ये जान लीजिए कि ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपने अगर सर का क्लास किया होगा पिछला क्लास, तो उसमें सर ने ऋग्वैदिक सोसाइटी आपको पढ़ाया और उसका कार्यकाल भी यही था। तो वो समाज को हमने ऋग्वैदिक सोसाइटी इसीलिए कहा क्योंकि उस काल में क्या हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इस समय के हम इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक समाज। अगर समाज के बारे में पढ़े तो ऋग्वैदिक समाज। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब एक चीज़ सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक हो जाता है कि ऋग्वेद जो है यहाँ पर इसकी रचना की गई। तो रचना कैसे, रचना हम लोग अगर अभी के टाइम में बोले तो अगर कहते हैं ना किसी ने इस कविता की रचना की, तो रचना की इट मीन्स व्हाट, कि उन्होंने लिखित रूप में इसको रचित किया। तो यहाँ पर जो था ऋग्वेद की जो रचना की गई वो लिखित रूप से ना होकर कैसे था, मौखिक था। इसकी जो रचना हुई थी वो कैसे हुई थी, मौखिक हुई थी। ठीक है, तो अब देखो मौखिक रूप से इसकी रचना हुई, इट मीन्स क्या कि इसमें जो भी मंत्रों की रचना की गई वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता गया। किस रूप में, तो मौखिक रूप से। जैसे अभी अगर आप क्लास करते हैं, आपके टीचर्स, आपके गुरुजन आपको जो पढ़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको पहला जो सुनते हैं और सुनने के बाद उसको लिखित रूप में उसको संकलित करते हैं। ठीक है, तो उसको संकलित करते हैं तो कैसे करते हैं, लिखित रूप में। तो वो क्या हो गया, लिखित रूप में आपने उसकी रचना की। या अगर आप कुछ कविता लिख रहे हैं तो उसको लिखित रूप में आपने लिखा, लिखित रूप में उसको ढाला। तो यहाँ पर ऋग्वेद जो था उसको मौखिक रूप से लिखा गया, मौखिक रूप से इसकी रचना की गई थी। इसीलिए ऋग्वेद को हम श्रुतिजन्य ज्ञान भी कहते हैं। ऋग्वेद को क्या कहते हैं, श्रुतिजन्य ज्ञान। क्यों? क्योंकि इसकी रचना मौखिक हुई थी। मतलब श्रुतिजन्य ज्ञान का मतलब हुआ, श्रुति मतलब सुनना, मतलब सुनकर हासिल किया गया ज्ञान, सुनकर हासिल किया गया ज्ञान। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, श्रुतिजन्य ज्ञान। तो आपको पूछे कि ये किसको कहते हैं, तो ऋग्वेद। क्लियर है? आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो ऋग्वेद की रचना हुई थी तो उस ऋग्वेद में आखिर था क्या, तो ऋग्वेद में कई सारे मंत्रों को रचित किया गया था। बहुत सारे मंत्र यहाँ पर रचे गए थे। तो मंत्रों की रचना क्यों हुई, तो आपने वहाँ पर सामाजिक कंडीशन तो पढ़ा, सर ने पढ़ा, लेकिन अभी अब आपने धार्मिक कंडीशन ये सब नहीं पढ़ा। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की गई ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए। तो ईश्वर को जब खुश कर रहे हैं तो उनके लिए कई सारे मंत्रों की हम लोग क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहला यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अगर मंत्रों की रचना पूछा जाए आपसे तो 10,462 मंत्रों की रचना यहाँ पर की गई थी। क्लियर है? तो यहाँ पर एक फैक्ट तो आपका यही निकल के आ गया। अगर आपको पूछे कि टोटल ऋचाएँ भी बोल सकते हैं, कभी वर्ड यूज़ करते हैं ऋचाएँ, अगर कुल ऋचाएँ पूछा जाए या टोटल मंत्र, टोटल चैंट्स पूछा जाए कि कितने मंत्रों की रचना हुई, तो टोटल 10,462 मंत्रों की रचना हुई। पहला फैक्ट ये याद रखना। दूसरा मैं बताती हूँ, इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल की रचना की गई। 10 मंडल मीन्स व्हाट, 10 चैप्टर्स, जिसको अगर आप मंडल को बोलना चाहें इंग्लिश में तो 10 चैप्टर्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मंडल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, 10 मंडल की रचना की गई।
ठीक है, 10 चैप्टर्स, 10 मंडल की रचना की गई। अब समझिए, अगर आपको पूछा जाए कि मंत्र कितने हैं तो 10,462, मंडल कितने हैं तो 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर्स, ठीक है। और इसको थोड़ा और हम लोग डिटेल पे पढ़ेंगे। एक फैक्ट और आप लोग जान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मंत्रों की रचना इतनी हो गई, मंडल कितने, चैप्टर्स कितने हो गए, 10 हो गए। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी थी, कितने सूक्तों की रचना की गई, तो टोटल सूक्त अगर पूछा जाए तो 1028 सूक्तों की रचना की गई। तो सूक्त मीन्स व्हाट, तो सूक्त का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मंत्रास, ग्रुप ऑफ मंत्रास, मंत्रों का समूह, मंत्रों का समूह, ठीक है। तो सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का समूह, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब कि, और इसको भी अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सूक्त को कैसे कैसे डिवाइड भी किया गया। तो 1028 सूक्त हो गए, 10,462 मंत्र हो गए, और मंडल कितने होंगे, चैप्टर्स कितने होंगे, तो 10 हो गए। क्लियर है। अब इस दोनों को थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझेंगे क्या है। अब समझिए, एक फैक्ट और जान लीजिए, उसको मैं आगे बताती हूँ कि ऋग्वेद के जो पुरोहित होते, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, कोई भी वेद उठा के आपको उसका पुरोहित पूछ देगा कि उसके पुरोहित को क्या कहते हैं, उसके पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद का पुरोहित अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं होत्री, उसको कहते हैं हम लोग होत्री, ठीक है, होत्री। तो पुरोहित मतलब क्या होता था, जो ऋग्वेद के प्रकांड विद्वान होते थे, उसके बहुत बड़े ज्ञाता होते थे, तो उनको हम लोग पुरोहित कहते थे। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन, तो होत्री। ठीक, इसी तरह आपको पूछ देगा सामवेद का पुरोहित, यजुर्वेद का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे पुरोहित, एक ये याद रखना, पुरोहित का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होत्री। ठीक है। अब मैंने कहा कि सूक्तों की रचना, सूक्त कितने थे, 1028 सूक्त। तो अब ऋग्वेद जो है, अब ऐसे जान लो, ऋग्वेद जो है उसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया था। अब बोल दो 3 भाग। तो ऋग्वेद का 3 भाग, इसको 3 भाग कौन कौन से हैं, शाकल, वाष्कल, वाष्कल, शाकल, वाष्कल और बालखिल। शाकल, वाष्कल और बालखिल, ये ऋग्वेद का 3 पार्ट है, 3 भाग है, शाकल, वाष्कल और बालखिल। अब समझिएगा, शाकल में दस 17 सूक्त है। यहाँ पर 1017 सूक्त है। कहाँ पर कितने हैं, शाकल में, और बालखिल में कितने सूक्त हैं, तो 11। तो 1017 और 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 1028। 1028। तो टोटल सूक्त कितने हो गए, इसलिए मैंने टोटल बताया और उसको डिवाइड करके बता दिया। माइट भी यहाँ से आपको सवाल पूछ दिया जाए कि भाई शाकल में कितने सूक्त हैं या बालखिल में कितने सूक्त हैं। तो 1017 शाकल में और 11 सूक्त बालखिल में, तो टोटल हो गए 1028 सूक्त। क्लियर है, 1028 सूक्त। अब आप कहेंगे कि वाष्कल कहाँ गया, तो वाष्कल में, तो वाष्कल में अभी आप कह सकते हैं नॉट अवेलेबल, हमारे पास अभी इसकी कोई ऐसा, मतलब इसके बारे में कोई भी ऐसा नहीं कुछ मिला है कि जो पता चल सके कि यहाँ पर कितना सूक्त है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। फिर एक सवाल यहाँ पर ये भी आपके मन में आना चाहिए कि अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता चला तो ये कहाँ से आया, वाष्कल की चर्चा कहाँ से की गई। तो याद रखिएगा, वाष्कल का सूक्त नहीं हमें ज्ञात है, आगे पता चल सकता है। तो यहाँ पर वाष्कल की चर्चा कई बार अलग अलग जगह पे की गई है, इसीलिए हमें पता चलता है कि ये भी इसका एक भाग था। ठीक है, तो पहला 3 नाम याद रखना कि ऋग्वेद के 3 भाग कौन कौन, शाकल, वाष्कल और बालखिल। शाकल में कितने सूक्त हो गए, तो 1017 सूक्त। बालखिल में कितने सूक्त हो गए, 11 सूक्त। और टोटल सूक्त अगर आपको पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1028 सूक्त।
क्लियर है। तो आई थिंक सुक्त आपको क्लियर हो गया होगा, पुरोहित क्लियर हो गया होत्री क्लियर। तो ये तीनों आप याद रख लेना नाम, ये नंबर याद रखना कितना कितना 1017 और 28, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल 1028। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको जिक्र किया था कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, या टोटल मंडल अगर बोला जाए तो कितने हैं, 10 मंडल, 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर, ठीक है। तो ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। एक, आप ऐसे समझ, 1 2 3 10, ठीक है, 10 मंडल, 10 चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहला तो ये जान लीजिए कि पहला मंडल, पहला चैप्टर और 10वां, इसको नवीन मंडल कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए नवीन मंडल किसको कहा जाता है, तो पहला और 10वां मंडल को नवीन मंडल कहा जाता है, क्लियर है। अब सेकंड फैक्ट क्या आपका निकल के आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से सवाल बनता है कि 2 से लेकर 7 मंडल तक, 2 से लेकर 7 मंडल तक, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोत्र मंडल। 2 से 7 को हम क्या कहते हैं, गोत्र मंडल। 2 3 4 5 6 7, 2 से 7 के बीच क्यों कहते हैं इसको समझिए। यहाँ पर जैसे एक एक मंडल को उठाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 2 है, ठीक है, मैं यहाँ पर ऋषि का नाम भी लिखते जाऊंगी, वो याद करना, लिखना उसको, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। 2 के जो दूसरे मंडल की जो रचना हुई थी, उसके जो ऋषि थे उनको हम कहते हैं गृहत समाद, ठीक है। तो गृहत समाद, अब ऐसे समझिएगा, जैसे इसकी रचना गृहत समाद ने की। अब मैंने क्या बोला कि अब ऋग्वेद एक समय में तो लिखा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में लिख के ख़त्म हो गया, किसी एक इंसान ने लिख दिया, नहीं हुआ होगा। इसका मतलब बहुत सारे इंसान इसकी रचना की गई थी, मौखिक, लिखा नहीं। तो इसकी रचना की गई, अब कोई एक इंसान तो इसकी रचना मौखिक रूप से कर नहीं सकता। तो अब यहाँ पर क्या था, इतने लंबे टाइम पीरियड में तो जनरेशन टू जनरेशन लोग करेंगे, आगे अगर मैंने किया फिर मैं आगे के जनरेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, दूसरा मंडल जो गृहत समाज द्वारा रचित था, उसी दूसरे मंडल में जितनी भी रचनाएं की गई मंत्रों की, वो जितने भी चीज़ उसमें लिखे गए, वो सारे किसके, एक ही गोत्र के, यानी कि इन्हीं के गोत्र के सारे लोगों ने उसको लिखा था, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, गोत्र मंडल। ठीक उसी तरह तीसरा भी जिन्होंने लिखा था, उन्हीं के गोत्र वालों ने उस तीसरे मंडल को कंप्लीट किया, इसलिए ये गोत्र मंडल। तो ठीक 2 3 4 5 6 7, तो सभी के जिन्होंने शुरुआत की, उन्हीं के गोत्र वालों ने उसको ख़त्म किया, इसलिए इसको हम लोग गोत्र मंडल कहते हैं। ये नाम याद रखना ना। जैसे दूसरा गृहत समाज, दूसरे मंडल की रचना गृहत समाज। तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल विश्वामित्र, तीसरा मंडल विश्वामित्र। तीसरे मंडल की रचना किन्होंने की, विश्वामित्र ने की। और विश्वामित्र फिर आगे के जनरेशन, मतलब इन्हीं के गोत्र वालों ने इसको आगे कंप्लीट किया, इसलिए इसको हम लोग गोत्र मंडल कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला याद रखना, तीसरे मंडल की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। और यहीं पर गायत्री मंत्र की रचना की गई। यहीं पर गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, तो गायत्री मंत्र की रचना की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गायत्री मंत्र की रचना किस मंडल में की गई थी, कौन से चैप्टर में की गई थी। तो आप याद रखना, तीसरा मंडल, तीसरा चैप्टर। या पूछ दे गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। या पूछ दे तीसरा मंडल किसके द्वारा रचना किया गया था, किसने रचना की थी, तो विश्वामित्र ने। क्लियर है। तो और बाकी सब भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा जा चुका है बहुत बार। तो हो सकता है आपको अब तीसरा ना पूछ के इसमें से किसी एक का नाम उठा के पूछ दे, तो आपको 2 से 7 ऋषि के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया वामदेव। चौथा हो गया वामदेव, चौथा वामदेव। पांचवा
पांचवा अत्रि, पांचवा अत्रि, पांचवा अत्रि। छठा भारद्वाज, छठा भारद्वाज। सातवां वशिष्ठ, वशिष्ठ। ठीक है, ये गोत्र मंडल 2 से 7 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखो, 4 बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। थोड़ा आपको शायद शुरू में परेशानी हो, लेकिन लिखने से याद हो जाएगा। तो दूसरा गृहस्थ समाज, तीसरा विश्वामित्र, इसी में गायत्री मंत्र की रचना हुई। चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, ऋषि के नाम है ये सारे। छठा भारद्वाज, आप देखना भारद्वाज गोत्र भी होता है। ठीक है, सारे गोत्र भारद्वाज। सातवां वशिष्ठ। तो 2 से 7 क्या हो गया, गोत्र मंडल, और एक ही गोत्र के लोगों ने उसको कंप्लीट किया। 2 का 2 वाले गोत्र, 3 का 3 वाले गोत्र। ठीक है, तो ये रखना। उसके बाद 9वां और 10वां मंडल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, मैं यहाँ लिख दूँ 9वां मंडल, 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल और 10वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। 10वां एक तो याद रखिए कि नवीन मंडल है, पहला और 10वां नवीन मंडल है। ठीक है, 9वां जो मंडल है इसमें सोमदेव की चर्चा की गई है। मतलब 9वां मंडल जो है वो सोमदेव को समर्पित किया गया है, सोमदेव को समर्पित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है कि सोमदेव को समर्पित कौन सा मंडल किया गया है, तो वो है आपका 9th चैप्टर, 9वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 9वां सोमदेव को समर्पित किया गया है, और 10वां मंडल क्या है कि 10वां मंडल में आप जो बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो इसकी भी बात यहाँ पर की गई। वसुदेव कुटुंबकम यहाँ पे बताया गया, लिखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन हमें पता नहीं कि ये कहाँ दिया गया, तो 10वें मंडल में दिया गया। दूसरा यहाँ पर 10वां मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, यहाँ पर 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में शूद्र की चर्चा की गई है, शूद्र की चर्चा। तो अगर आपको पूछा जाए कि शूद्र की चर्चा कहाँ पर की गई है, शूद्र की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो वो आप बोलना कहाँ पर, 10वां मंडल। शूद्र की चर्चा 10वां मंडल में। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम कहाँ पे, 10वां मंडल। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम 10वां मंडल। शूद्र की चर्चा कहाँ पर, तो 10वां मंडल। 9वां मंडल में क्या, सोमदेव की चर्चा की गई थी। तो आपको ये 10 मंडल तो याद हो ही जाने चाहिए कि कौन कौन सा मंडल में क्या क्या। पहला तो 2 से 7 आप सारे ऋषि के नाम याद कर लो। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 3rd मंडल, क्योंकि यहाँ पे गायत्री मंत्र की रचना हुई थी, और रचना किसने की थी, विश्वामित्र। गृहस्थ समाज विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये 7, और बाकी ये 9, 10 याद कर लें। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ऋग्वेद पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी के 3 वेद और उपवेद को कवर अप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।